अगर आप चाहते तो विदेश जा सकते थे, अच्छा पैकेज मिल सकता था, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी और ख़ास करके रेलवे में जाने का क्या इरादा क्या था? वो उसको हमने राइट फ्रॉम कंसेप्ट टू फिनिश किया। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उस समय 3 प्रोजेक्ट थे इस तरह के जी। ब्रिजेस के। 125 किलोमीटर में से 84% जो है वो टनल है। जी, जो लॉन्गेस्ट टनल है वो 15 किलोमीटर है, मतलब 15 किलोमीटर लंबा एक लंबा सिंगल टनल है। अब ये सब जो टनल जो बन रहे हैं, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं। पहली बार कलकत्ता में जोका मेट्रो में हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से उसको पायलट करके इंडिजिनस रेल्स का ऑर्डर दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट की पीएससी वैसी पीएससी है, नवरत्ना कंपनी है। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया, बीएल जिसको बीएल जिसको बोलते हैं। सी ये सब में काफ़ी कॉस्ट आता है, और इसके जो एएमसी के कॉस्ट होते हैं जी, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फॉरेन की कंपनी को पे करने से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो सकता। जब हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते। तो ये सब आने से कॉस्ट भी कम होगा और फिर हम सस्टेनेबल भी ज़्यादा होंगे। अर्जेंट नीड ऑफ कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इन द इंडियन रेलवे नेटवर्क सिस्टम। जब तक ये कैपेसिटी ऑगमेंटेशन नहीं होगा, जी। जब तक डबल लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन इस तरह के काम आप नहीं करेंगे। द एम के राय शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजेश प्रसाद सर अपने आप में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मिसाल हैं, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मिसाल हैं। इन्होंने रेलवे को लगभग 35 साल तक सेवा प्रदान की है और रेलवे में खास करके आरबीएनएल में अपने डायरेक्टर ऑपरेशंस के कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसमें पम्बन ब्रिज हो या वर्धमान का केबल स्टेट ब्रिज हो या टर्नकी प्रोजेक्ट हो या फिर आरबीएनएल को एक लोकल रेल इंफ्रा से ग्लोबल ऑल इंफ्रा कंपनी बनाने में की जो भूमिका हो, उन सब में सर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। तो आपसे अगर मैं पहला सवाल पूछूं कि अपने बारे में और आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को किस तरह से याद करते देखिए, मैं अपने बारे में ऐसे बताऊंगा कि मैं कुछ टीवी इंटरव्यूज़ में, लाइव इंटरव्यूज़ में हमसे ये पूछा गया था, और पीएसबी का कुछ 8-9 साल पहले एक इंटरव्यू था। हैं? जी। तो उसमें वक्त कम था, तो उन्होंने बताया आप एक लाइन में अपने को बताइए, और 1 मिनट का उन्होंने वक्त दिया। तो वो सेंटेंस मुझे याद है अभी भी कि आई एम अ सिंपल, सिंसियर, गॉड लविंग, गॉड फियरिंग पर्सन, पैशनेट पर्सन। ज़िंदगी में अगर आपके पास पैशन होता है ना, जी। तो आपका काम 50% ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। जी। और अगर आप ईश्वर से डरते हैं ना, तो फिर आपको किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी। इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान ये सिर्फ लकीरें लिखता है, इसमें जो रंग है वो मुझे, आपको और दुनिया में जो लोग हैं उनको भरना होता है। तो ये तो ब्रीफ मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। और एक और भी चीज़ है जिसको मैं बड़े पॉजिटिव मैनर में देखता हूँ, वो है जुझारूपन। कि अगर कोई काम है, जब तक वो ख़त्म नहीं होता है तो उसके पीछे लगे रहना, थोड़ा पागलपन रखना, तो ये काम या प्रोजेक्ट के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। आपने इसी सिलसिले में हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा। जी सर। तो मैं आईआईटी कानपुर से 83 से 87 में बीटेक किया था सिविल इंजीनियरिंग में। 87 से 89 मास्टर्स भी किया था, और ये जो पीरियड था उसी पीरियड में मेरा सिलेक्शन हो गया था रेलवेज़ में, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। आपका आईआईटी का सफ़र मैं पूछूं सर तो कैसा रहा आईआईटी कानपुर का? आईआईटी कानपुर का सफ़र बहुत ही शानदार रहा। और पिछले वर्ष की बात है, ये अप्रैल 2024 की, जी सर। जब आईआईटी कानपुर से मुझे एक मेल आया। जी। उस मेल में ये लिखा गया था कि ये 29 जून 2024 57th कन्वोकेशन है, और आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। और हमें ये अवसर मिला कि मैं वहाँ के बीटेक, एमटेक, पीएचडी स्टूडेंट्स को डिग्रियाँ कन्वोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में।
पहले आईआईटी कानपुर में सारे डिपार्टमेंट्स का कन्वोकेशन एक साथ होता था, जी बट बैचेस बड़े हो जाने के बाद इन्होंने हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट कन्वोकेशन करना स्टार्ट किया था। और मुझे अच्छा लगा कि किसी समय मैं यहाँ से बीटेक की डिग्री ली थी 87 में, करीब आप समझ सकते हैं 42 साल पहले। जी और उसके बाद उसी लेक्चर हॉल 7 में मैं 200-250 जो गैदरिंग थी उसमें लोगों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की डिग्री दी। और ये सफ़र बहुत ही शानदार रहा। मैं ऐसे बताऊंगा कि आईआईटी कानपुर का एक अपना अलग सा कल्चर था। ये बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, अभी भी है जी। और हमारे समय में एक डायरेक्टर हुआ करते थे डॉक्टर श्रीनिवास संपत जी तो उनका जो पहला एड्रेस था नए लड़कों के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा था ऑल आईआईटीज आर इक्वल बट आईआईटी कानपुर इज़ मोर इक्वल। जी एंड आई स्टिल बिलीव कि आईआईटी कानपुर इज स्टिल मोर इक्वल। एंड थोड़ी कनेक्टिविटी की इशू है जिसके चलते दूसरे आईआईटीज ज़्यादा ग्रो कर गए आईआईटी कानपुर के कंपैरिजन में, बट स्टिल इट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और वहाँ पे फर्स्ट 2 years जो था उसमें कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, और पूरे बीटेक के टेन्योर में रेलवे नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था। जी एक हम लोगों को वहाँ पे कानपुर के वर्कशॉप में एक फील्ड ट्रेनिंग के लिए एक बार ले गए थे। जी और जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो कोर्स हुआ करता था उसमें वो सिमुलेशंस, कंप्यूटर, ये सब पढ़ाते थे, जो भी आज के डेट में काफ़ी मायने रखता है। और हम लोग एक बार समर ट्रेनिंग में साउथ गए थे, बैंगलोर और गोवा और मैसूर। जी तो हमारे साथ एक प्रोफेसर हुआ करते थे डॉक्टर ASR साई जी तो उनके साथ हम लोग जब साउथ की और ये एजुकेशनल ट्रिप में गए थे जी तो 1-2 रेलवे अधिकारी से हम लोगों को मिलने का मौका मिला अपने रिजर्वेशन के लिए। जी तो कुछ IRTS के थे, कुछ रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज के थे। जी तो उसमें पहली बार मुझे लगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रॉब्ली रेलवे इज़ द बेस्ट, जी और था भी। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में हर डिपार्टमेंट के लोग सेलेक्ट होते थे, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में है उसमें यूपीएससी के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं उसमें टॉपर्स को रेलवेज मिला करता था। और आज भी मैं उसके लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ। आईआईटी कानपुर का जो कंट्रीब्यूशन रहा, प्लस रेलवे में जो एंट्री हुआ, और मेरी एक ख्वाहिश थी कि चूँकि आईआईटी कानपुर में मैं पढ़ता हूँ, टेक्निकल नॉलेज एक्वायर कर रहा हूँ, तो ये टेक्निकल नो हाउ और टेक्निकल नॉलेज जो है वो मुझे लाइफ टाइम मैं उसको यूज़ करूँ। मैं किसी फाइनेंस में, किसी बैंकिंग में, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ना जाऊँ। तो रेलवे में जब मैं आया तो मेरे को जो मौका मिला, मैं 6 डिवीजन्स में काम किया ईस्टर्न रेलवे में। उसके कुछ डिवीजन्स अभी इस सेंट्रल रेलवे में भी चले गए हैं। जी और ओपन लाइन में रहा, कंस्ट्रक्शन में रहा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, उसके बाद एक वहाँ पे टेक्निकल जो पोस्ट हुआ करता था डिप्टी सी ब्रिज डिज़ाइन, जी उसमें रहा। तो मुझे हर तरीके का एक्सपोजर मिला रेलवे में। एंड रेलवे के बाद मैं फिर आरवीएनएल में आ गया, डिप्यूटेशन में, फिर एब्जॉर्प्शन में। तो इस बीच अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पूछें आप। कि आईआईटी से अगर आप चाहते तो विदेश जा सकते थे, अच्छा पैकेज मिल सकता था, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी और ख़ास करके रेलवे में जाने का क्या इरादा क्या था, और क्यों जाना आपने पसंद किया, क्यों जाना चाहा? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं टेक्निकल सर्विसेज में जाना चाहता था, टेक्निकली कनेक्टेड रहना चाहता था। और मेरे वक्त उस समय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रेलवे से ज़्यादा चैलेंजिंग कोई जॉब नहीं था। आज भी रेलवेज को नेक्स्ट टू आर्मी बोलते हैं जी। और ये एक ऐसा जॉब था जिसमें आपका 100% इन्वॉल्वमेंट, वेदर इट इज़ मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल नो हाउ, तो इसमें आपको कंप्लीट बास्केट अवेलेबल था। और जहाँ तक फॉरेन जाने की बात है, मैंने एक बार सोचा था कि मैं जाऊँगा जी, लेकिन फिर मेरे को मन नहीं किया, और मैं चाहा, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं रेलवे में जाऊं, और जो मेरी इच्छा पूरी हो गई। और मैं 35 साल के सर्विस में जो भी कंट्रीब्यूट कर पाया
इस रेलवेज़ के लिए, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए मैं उस पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। सो मैं अपने आईआईटी कानपुर के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ, रेलवेज़ के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ। लगभग 4 दशकों के बाद जब आईआईटी गए आप, आईआईटी कानपुर गए, तो आपके समय के आईआईटी में और आज के आईआईटी में क्या फ़र्क देखा आपने? मैं सिल्वर जुबली रियूनियन हुआ था हम लोग का 2012 में, जब 25 साल हुआ था, जी। उसमें भी मैं गया था। तो उसमें मुझे उन्होंने इनवाइट किया था एक लेक्चर के लिए। जी। तो समर में जो स्टूडेंट्स रहते हैं और जो फैकल्टी मेंबर्स थे, उस समय भी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे एड्रेस किया था। और इस बार जब गया 2024 में, तो इन्होंने एक बड़ा सा मेरे लिए 2 घंटे का एक लेक्चर बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था कि देश में प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में मोटिवेशनल टॉक दिया था जी। एंड लोगों ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। फिर कन्वोकेशन में जो भी मैंने एक एड्रेस बनाया था, बाद में वहाँ से लोगों ने बोला कि आप इसका भी भेजिए, तो मैंने भी उसका पीडीएफ बना के भेज दिया था। जी। तो मैं रेलवेज़, आईआईटी को, उसकी सारी मेमोरीज़ को आज भी चेरिश करता हूँ और एंजॉय करता हूँ, बहुत प्राउड फील करता हूँ। रेलवे की यात्रा को कैसे याद करेंगे सर? अगर मैं आपसे ब्रीफ में पूछूं कि रेलवे की यात्रा शुरू कैसे हुई और आरवीएल कैसे आप पहुंचे और उसके बाद का सफ़र कैसा रहा? जब आप रेलवे की यात्रा की बात करते हैं, तो मैं इसमें, जब एक बार आप सर्विस में सेलेक्ट होते हैं, जी। तो 2 साल का प्रोविशन पीरियड होता है। जी। उसी प्रोविशन पीरियड में मेरी शादी हो गई जी। और पोस्टिंग के पहले आई वॉज ब्लेस्ड विथ अ बॉय। अच्छा। तो प्रोबेशन पीरियड में पूरी भारत का सैर होता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। जी। उस समय मैं उतना सिंसियर नहीं था, थोड़ा कैजुअल अप्रोच था। बट द मोमेंट आई गॉट मैरिड एंड आई वॉज ब्लेस्ड विथ अ सन, मेरे पास, मेरे अंदर कूट कूट के सिंसियरिटी, ओबीडियंस, सब कुछ आ गया। और प्रॉब्ली जो लोग मुझे प्रोबेशन पीरियड में देखे थे और जो लोग मुझे सर्विस में देख रहे थे, जो हमारे बैचमेट्स, जी। जी। उनको काफ़ी डिफरेंस पता चला। और आज भी वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि जो मैं प्रोबेशन में था और जो बाद में मैंने सर्विस किया, जी। दोनों में अंतर था। और ये टर्न अराउंड जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप जी। दुनिया देखते हैं, समझ में आता है, आपको लगता है कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो फिर आपके अंदर ये खुद चीज़ें जागृत होती हैं। और यही कारण था जिसके चलते फिर रेलवे में मैंने 6 डिविजन्स में काम किया। जैसे मैंने बताया, मैं मुगलसराय में था, मालदा में था, फिर वहाँ से दानापुर गया, फिर आसनसोल में आया, फिर हेडक्वार्टर में टेक्निकल जो होता है डिप्टी सी ब्रिज डिज़ाइन एंड लाइन, उसका काम किया। फिर सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन एक डिवीज़न का मेंटेनेंस का काम होता है, उसमें 4 साल रहा मैं। आज से 24-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 4 साल रहा। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम किया। बहुत सारे अप्रिशिएशन लेटर्स मिले, सील्ड्स मिले। सियालदा डिवीज़न को भी ओवरऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सील्ड्स मिले। फिर पर्सनल लेवल पे हमें जो जोनल रेलवेज़ के जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स और सर्विस मेडल्स जिसको बोलते हैं, वो 4 बार मिला। मंत्री के लिए, रेल मंत्री के लेवल पे मुझे 2008 में एक बहुत बड़ी यार्ड रिमॉडलिंग की थी, उसके लिए ये काम के लिए एक अवार्ड मिला। फिर एक एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है बड़ौदा में, जो पूरे साल में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट का जो बेस्ट प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए भी एक मिनिस्टर लेवल पे अवार्ड मिलता है। किस प्रोजेक्ट के लिए सर? वो मैं सियालदा डिवीज़न में एक सबअर्बन एरिया में मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए थे, डिरेलमेंट्स को ज़ीरो किया था। उस समय जैसे आज कैपेक्स रेलवेज़ में है, उस टाइम में उस तरह का कैपेक्स नहीं होता था और आपके लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको ट्रेन की सेफ्टी वगैरह इंश्योर करनी पड़ती थी। तो उसमें मैंने बड़े छोटे छोटे काम किए थे और बहुत सारे काम किए थे और उसको कंपाइल करके मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। और उसमें ये लोग एक भी देखते हैं कि जो आप प्रोजेक्ट्स के जो आप बनाते हैं कि आप उसको कितना इम्प्लीमेंट किए हैं। प्रॉब्ली वही कारण था जिसके चलते मुझे वो एक अलग से अवार्ड मिला था, वो प्रोजेक्ट्स का, एएमपी जिसको एडवांस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट का था, वो भी मिनिस्टर लेवल पे मिला। तो ये कंस्ट्रक्शन में मैं करीब 2.5 साल रहा एज डिप्टी सी कंस्ट्रक्शन। तो 2 साल में मुझे वो कंस्ट्रक्शन का बेस्ट डिप्टी चीफ इंजीनियर का जो यूनिट होता है उसको उसका शील्ड मिला। 3rd ईयर में भी पूरा टेन्योर नहीं था, अगर रहता तो वो भी शायद मिल जाता। और
फिर मेरे अंदर से एक चीज़ें बन गई कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव कामें करनी है, मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ इंफ्रा क्रिएशन करना है। फिर जब आरवीएनएल में आए तो आपको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि आरवीएनएल का जो शुरू का पीरियड था एज चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, जी तो उसमें एक दानकुनी का डीजल लोकोमोटिव कंपोनेंट फैक्ट्री का वर्कशॉप बनाया। जी तो वो जो वर्कशॉप बनाया वो बहुत ही फास्ट ट्रैक में था और आरवीएनएल के लिए पहली बार डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था, अदर देन ट्रैक वर्क कुछ और काम कर रहे थे हम। उसको हमने रिकॉर्ड टाइम में काम किया, 1.5 साल से पहले कंप्लीट किया। उससे आरवीएनएल का इमेज बहुत इम्प्रूव किया। फिर मेट्रो के बहुत सारे वर्क्स आए तो उसका कमेंसमेंट किया। इसके चलते मिनिस्ट्री ने करीब 30,000 करोड़ प्लस के ऑर्डर्स आरवीएनएल को नॉमिनेशन में ट्रांसफ़र किए 2011 से 2013 के बीच में, जी 2010 से 2013 के बीच में, जी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जी फिर एक केबल स्टेट ब्रिज था जो वर्धमान वाला है, वो उसको हमने राइट फ्रॉम कंसेप्ट टू फिनिश किया। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उस समय 3 प्रोजेक्ट थे इस तरह के ब्रिजेस के। एक मुझे अभी भी याद है, एक चांदमारी था, एक बनारस था। और हमने जो रेलवे का प्रॉब्ली रेलवे ने वर्धमान को इसलिए दिया क्योंकि यह टफेस्ट काम था जी, क्योंकि उसमें इंक्रोचमेंट्स थे, उसमें यार्ड के ऊपर में काम था, दोनों अप्रोचेज में लैंड एक्विजिशंस थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, यूटिलिटीज़ थी। जी 2016 के मार्च में वो प्रोजेक्ट रेलवे के ऊपर का जो पोर्शन था जी कंप्लीट हो गया और यार्ड के अंदर के जितने पियर्स थे वो सब डिफंक्ट हो गए। मतलब फ्यूचर का यार्ड रिमॉडलिंग भी आप कम कर सकते हो। जी और ये जो दो और प्रोजेक्ट्स थे, अभी मैं पिछले महीने तक का भी प्रोग्रेस लिया था, आज तक वो कमीशन नहीं हो पाए, तो मैं उसको भी बहुत प्राउड फील करता हूँ। पहली बार मैंने उसमें एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जी और वो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा था कि विद अ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप रिमोट कंप्यूटर से उस पर्टिकुलर ब्रिज का हेल्थ देख सकते हैं। जी ये ब्रिज हैंडओवर किए हुए 7-8 साल हो गया, मुझे नहीं मालूम कि आज के डेट में वो कैसे फंक्शन कर रहा है, बट वो अपने टाइम में यूनिक था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था। जी और उसके अप्रोच का काम करने के लिए मैंने एक MOU किया स्टेट गवर्नमेंट से जी और वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उसके सारे पैसे दिए और उसको भी कमीशन किए हुए 6-7 साल हो गए। जी जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो लाइफ था कंस्ट्रक्शन का वो 2006 से स्टार्ट हुआ, फिर आरवीएनएल में 2010 से चला और फिर उसके बाद मैंने इसमें पहले डिप्यूटेशन में रहा, फिर अब एब्जॉर्शन ले लिया 1 दिसंबर 2016 से एंड फाइनली 30 सितंबर 2024 को जब सुपर एन्युएट किया तो एज डायरेक्टर करीब 4.5 साल रहा। जी और इस डायरेक्टरशिप में और ED लेवल में भी मैंने कुछ ऐसे काम किए जिसको मैं बहुत याद करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जी जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, गवर्नमेंट से नॉमिनेशन में काम मिलने बंद हो गए थे। जी अगेंस्ट ऑपोजिशन बाय एवरी डायरेक्टर, एवरीबॉडी, मैंने एक बिजनेस डेवलपमेंट सेल खोला, जी मार्केट में गए, जी पहली बार विदेश में काम लिया, जी फ्रॉम लोकल रेल इंफ्रा टू ग्लोबल ऑल इंफ्रा का एक मैंने स्लोगन लिखा जी जिसको टैगलाइन दिया। और जिस दिन मैं ज्वाइन किया था एज डायरेक्टर, उस दिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,000 करोड़ का था जी और कुछ ही दिनों के बाद ये 2,000 करोड़ हो गया क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट आ गया। और जिस दिन मैं सुपर एन्युएट किया उस दिन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप 1 लाख नहीं कर सकते हैं, 1,10,000 करोड़ का था। जी मैं अपने आप को, मैंने उस कंपनी के लिए विज़न प्लान बनाया, बिजनेस प्लान बनाया, विज़न डॉक्यूमेंट बनाया, नवरत्ना बनने में हेल्प किया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं सबके कॉफ़ी टेबल बुक्स, एक बुकलेट बनवाया, ऐसी किताबें बनवाई जो कि आप उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंफॉर्मेशंस आपको उस प्रोजेक्ट्स के बारे में मिल सकता है। पंबन ब्रिज, गुडूर का जो रेल ओवर रेल ब्रिज, इस तरह के इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, माजरहाट स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जो कैलकाटा मेट्रो का है, प्लस अगर आप देखें जोका का जो मेंटेनेंस डिपो है, ये अपने आप में ये सब स्टेट ऑफ आर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं। और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये सब प्रोजेक्ट्स के लिए आरवीएनएल को काफ़ी दिनों तक याद किया जाएगा। आरवीएनएल में जब आप डायरेक्टर ऑपरेशंस थे उस समय में बिजनेस डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी सारे काम हुए,
साथ में मुझे लगता है कि एक ऐसा दौर था जब आर्मी डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस से भी गुजर रहा था, और आप लोगों ने मार्केट में भी काफ़ी सारा, जैसे टेंडरिंग के बेसिस पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपने लिए। मेरा सवाल सिंपल सा है सर कि इतना सारा काम और इतना सारा मोटिवेशन कहाँ से आया कि आप इतना कुछ कर पाए? मैंने अपने बारे में शुरू में ही बताया था कि गॉड लविंग, गॉड फियरिंग पर्सन हूँ, सिंसियर हूँ और सेल्फ मोटिवेटिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी हूँ। काफ़ी अंदर से मोटिवेटेड रहता हूँ, हमेशा कुछ अच्छा करने को सोचता हूँ। ऐसा सोचता हूँ कि जो देश के लिए भला हो, देश की तरक्की में आए, काम आए, और ये सोच ही शायद मेरे को थोड़ा सा अलग बनाता है और लोगों के कंपैरिजन में। और जब आप ये बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी थे, और 2022-23 और 23-24 ये 2 साल की स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास। हमारे प्रोजेक्ट सेक्शन में जो प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ था वो 20,000 करोड़ का हुआ था। अच्छा। और जो प्रोजेक्ट जो कमिश्निंग है वो कमिश्निंग 900 किलोमीटर का किया गया था, जबकि आप ये जो कमिश्निंग 900 किलोमीटर आप बता रहे हो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है जी। और इट इज़ इक्विवेलेंट टू 3-4 जोनल रेलवेज जी। प्लस बिजनेस डेवलपमेंट प्लस सो मेनी मिसलेनियस वर्क्स। मैं कंपनी अफेयर्स में इन्वॉल्व होता था, मैं कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में रहता था, मैं कंपनीज के लिए मैगजीन्स बनवाता था, और जो कोऑर्डिनेशन एंड मीटिंग्स होती थी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में कैसे बिजनेस लाना है। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पैसन। जो आपका क्वेश्चन है उसका सिंपल आंसर यही है कि पैसन और सेल्फ मोटिवेशन, जिसके चलते मैं इतने सारे काम एक साथ कर पाया। आपके समय में शेयर का क्या रोल रहा? जैसे मेरे हिसाब से जब आपने ज्वाइन किया तो शेयर लगभग 20 रुपये के आसपास था, और आपके देखिए ऑपरेशंस रहते हुए मुझे लगता है कि वो शेयर 600 रुपये के पार भी गया। मैं ऐसे बताऊंगा कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है या जो मार्केट एप्रिसिएशन होता है, ये मार्केट का परसेप्शन होता है। हमें अपना काम करना है और मार्केट उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। बट येस, आई वॉज इन्वॉल्व इन इन्वेस्टर्स मीट, और मैं इन्वेस्टर्स लोगों से बात करता था, स्ट्रक्चर्ड वे में बात करता था और उनको ये बेसिकली कॉन्फिडेंस दिलाता था कि हियर इज़ ए कंपनी जो रियली में कमिटेड है प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए। और जिस दिन मैं ज्वाइन किया था उस दिन इसका शेयर वैल्यू था 17 रुपया। मैं 3 मार्च 2020 को ज्वाइन किया था। 23-24 मार्च, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उस दिन ये बॉटम मोस्ट टच किया था 10 रुपये का, और बीच में ये 649 रुपया तक भी गया था। और इसका IPO आया था अप्रैल 2019 में 18 रुपये 50 पैसे। फिर OFS 1 आया था, फिर OFS 2 आया था, और गवर्नमेंट की जो होल्डिंग होगी वो करीब आज के रेट में 72.84% है। गवर्नमेंट का जो एक इसमें पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं वो 2085 करोड़ का था। और इसको अगर आप इंटरेस्ट के साथ जोड़ें तो RVNL ने ये सारा का सारा इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया थ्रू डिविडेंड। एंड आज के रेट में जो 72.84% का जो होल्डिंग है उसका मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कितना है मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट अगर आप सपोज कर लो 75,000 या 80,000 करोड़ है तो उसमें गवर्नमेंट का आज के रेट में भी 60,000 करोड़ का शेयर पड़ा हुआ है। तो आप ऐसा मॉडल कहाँ देखेंगे कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसमें गवर्नमेंट ने 2,000 करोड़ 2005 से 2009 के बीच में इन्वेस्ट किया, वो पैसे वापस आ गए और आज के रेट में उनके किटी में 50,000 करोड़ प्लस 60,000 करोड़ के करीब पैसे अभी भी रखे हुए हैं। तो ये एक परफेक्ट मॉडल था, और ये अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि थी जो कि नॉर्मली पब्लिक सेक्टर्स में देखने को नहीं मिलती, और पब्लिक ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और ये जो शेयर वगैरह की जो बात करते हैं ना, आप अपना काम करिए, मार्केट अप्रिसिएशन तो मार्केट परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है और उनके शेयर होल्डर्स के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर शेयर होल्डर को ये कॉन्फिडेंस लगेगा कि ये कंपनी अभी आगे चलने वाली है, आगे चल के ज़्यादा रिटर्न देने वाली है, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है। और ये जो शेयर वगैरह की आप बात कर रहे हैं ना, आप इस पर कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। आप अपना काम करिए, प्रोजेक्ट डिलीवरी बनाइए, ऑर्डर बुक बढ़ाइए, अपने बॉटम लाइन को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ये सब अपने आप होंगे।
इसके लिए किसी की कोई पुश या पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारत की रेल नेटवर्क को वर्ल्ड क्लास कैसे बनाया जा सकता है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्षेत्र में आपको क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं? वर्ल्ड क्लास कैसे बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता नहीं, ये बन रहा है। और जो आपने संभावना की बात की, ये काफ़ी ब्राइट है। जी। आप थोड़े से हमारे इतिहास पे जाइए। 1951 में भारतीय रेल का जो नेटवर्क था जी। वो करीबन 54,000 रूट किलोमीटर का था। जी। और आज के रेट में हमने बताया आपको 69,000 रूट किलोमीटर। जी। जो रूट किलोमीटर में इंक्रीज हुआ ये करीब 25% हुआ। जी। और जो ट्रैफिक था, ये नंबर मैंने भी पहले बताया, जी। 73 मिलियन टन्स था, जो आज के डेट में 1600 मिलियन टन्स है। जी। तो रूट किलोमीटर इंक्रीज किया 25%, ट्रैफिक जो गुड्स का था वो करीब 2000%, 1500 से 2000। जी। पैसेंजर का भी ग्रोथ ऐसा हुआ। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है वो है पॉपुलेशन का, ट्रैफिक का, और जैसे मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो नेशनल रेल प्लान, पीएम गति शक्ति प्लान, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड एरियाज, एंड पैसेंजर्स को हम कैसे कंफर्ट ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के डेट में हमारे जितने भी नेटवर्क का जो एक्सपेंशन हो रहा है जी। सब वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं। जी। अब हमारा जो वंदे भारत है, अब आप देखिए आज के डेट में पूरे कंट्री में कितने होंगे वंदे भारत? 100+ होंगे। बाय 2030 मे बी 500+, 2047 या तो 1000+ होंगे, वंदे भारत होंगे, या वंदे भारत का कोई अपग्रेडेड मॉडल होगा। जी। 2x25 kVA, ट्रैक स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स। तो ये सब जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं इंडियन रेलवे नेटवर्क के सिस्टम में, जो भी नए बन रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं। जी। आप स्टेशन डेवलपमेंट देख लीजिए, 1500 समथिंग स्टेशंस का स्टेशन डेवलपमेंट का काम हो रहा है। जी। पीपीपी मॉडल के थ्रू भी कुछ हो रहे हैं, कुछ कैपेक्स के थ्रू भी हो रहे हैं। जी। एलएचबी कोचेज में थ्रस्ट है। आज के डेट में जो वैगन्स के रिक्वायरमेंट है 2047 में ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स हो जाएगा। कोचेज के रिक्वायरमेंट 3 to 4 टाइम्स हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए इन्होंने एक मिशन बनाया था, उसमें था कि हम टर्नकी प्रोजेक्ट्स करेंगे, वर्कशॉप्स बनाएंगे, जैसे लातूर बना। जी। उस तरह के बहुत सारे फैक्ट्रीज बनी। उसका आइडिया ये था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस होगा वो सब वर्ल्ड क्लास के तरीके से होनी चाहिए। और जो रायबरेली की जो फैक्ट्री है या दादकुनी की जो इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री है, जी। आप जाके देखिए, इट इज़ ऑलमोस्ट हैविंग ऑल द काइंड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। झांसी में एक टर्नकी प्रोजेक्ट्स में आरवीएनएल ने एक बनाया था वर्कशॉप, जी। उसमें ऑटोमेटेड पेंटिंग स्कीम है, मतलब वो रोबोट पेंटिंग करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आनी शुरू हो गई, बननी शुरू हो गई हैं। और अभी जैसे अंडर फ्रेम है हमारे वैगन्स के, कोचेस के, जी। कंट्री में अब मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि ये सब एक्सपोर्ट हो गए अभी आने वाले समय में। जी। कुछ कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक्सपोर्ट शुरू हो गए। जी। तो आपका जो प्रश्न था उसका सिंपल सा जवाब ये है कि कैसे वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता नहीं है, कैसा, ये ऑलरेडी ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, नंबर 1। जी। और इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। और गवर्नमेंट ने इस संदर्भ में बहुत सारे कदम लिए उठाए हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे रेलवेज़ के सिस्टम्स, कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और कंट्री में भी जो नए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास के बन रहे हैं। अभी आप जो आरवीएनएल का जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है, आप उसको देख लें, उसमें 125 किलोमीटर में से 84% जो है वो टनल है। जी। जो लॉन्गेस्ट टनल है वो 15 किलोमीटर है, मतलब 15 किलोमीटर लंबा सिंगल टनल है। जी। अब ये सब जो टनल जो बन रहे हैं, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बोल रहे हैं, वो बन रहे हैं। हिमालयन जियोलॉजी बहुत ही चैलेंजिंग है, उसमें पहली बार टनल बोरिंग मशीन को यूज़ किया जा रहा है जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है। इतने सारे मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स, मशीनरीज यूज़ हो रहे हैं।
तो वर्ल्ड क्लास ऑलरेडी बनने शुरू हो गए और बन रहे हैं, और आने वाले समय में आपको बहुत सारे मिलेंगे, और उसमें फिर इंडिजिनस वर्जन आपको मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत का मिलेगा। जी मैं आत्मनिर्भर भारत पे एक बार और बात बताना चाहूँगा। जैसे इंडियन रेलवे सिस्टम में मेट्रो सिस्टम भी आता है जी कलकत्ता में, बहुत सारे मेट्रोज रेलवेज अपना मेट्रो सिस्टम्स बनाते हैं। जी रेल सारा का सारा इंपोर्ट होता था। जी पहली बार कलकत्ता में जोका मेट्रो में हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से उसको पायलट करके इंडिजिनस रेल्स का ऑर्डर दिया। आज वो इंडिजिनस रेल्स कम से कम 5-6 और मेट्रो में आना शुरू हो गया। जी मैं ये इसलिए एग्जाम्पल दिया कि हम दूसरे पे अब डिपेंड नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में पूरा वर्ल्ड इंडिया के ऊपर नज़र लगाए हुए, वो देख रहा है इंडिया को जी फॉर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड आने वाला समय में मैं इतना बता सकता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहा है वो वर्ल्ड क्लास का बन रहा है, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हमारे को अवेलेबल होंगी। जी शहरों में बढ़ती ट्रैफिक सर आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, और ट्रैफिक के साथ साथ एयर पोल्यूशन भी एक बड़ी चुनौती है। तो इस ट्रैफिक और एयर पोल्यूशन को कम करने में छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक मेट्रो प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स किस तरह से उपयोगी साबित हो सकते हैं? और मेट्रो के विस्तार योजना के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या संभावनाएं दिखाई देती? देखिए, इस बात को पहले आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि सिटी का एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है कि आप एग्जिस्टिंग रोड्स को वाइडन करें, जी रेल फ्लाईओवर्स बनाएं, जी और क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद आप कुछ रोड के एक्सपेंशन करें, रिंग रोड्स बनाएं। जी बट ये कुछ लिमिटेड तौर पे ही आप ये काम कर सकते हैं, जी और इन काम को करने के लिए आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। जी जो मेट्रो का जो सिस्टम है जी उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? उसका पहला एडवांटेज है कि इट इज़ ग्रीनर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जी इट इज़ सेफर, जी इट इज़ लेस कॉस्टली, जी इट इज़ सस्टेनेबल एज वेल। सस्टेनेबल, कार्बन इमिशन फ्रेंडली, जी carbon footprints are very less, noise pollution is not there, air pollution is not there, जी your ride is very very comfortable। सिस्टम में बड़े सिंपल कंसेप्ट्स हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेड सेपरेशन सिस्टम। जी इसमें अगर आप एलिवेटेड कॉरिडोर बनाते हैं तो आपके पास लैंड की जो रिक्वायरमेंट आती है, जो मैंने लैंड रिक्वायरमेंट की बात जी। की, वो सिर्फ 2 मीटर का एक पियर आता है, जी और 28 मीटर जो कि नॉर्मल 28 से 31 मीटर का एवरेज स्पैन होता है मेट्रो सिस्टम में। जी तो हर 30 मीटर 31 मीटर पे आपके 1-2 मीटर पियर का रिक्वायरमेंट है। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द एलिवेटेड कॉरिडोर। जी। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 9-10 मीटर का आपको बैरिकेडिंग की जी। जरूरत पड़ती है, बट जब आपका एंड प्रोडक्ट आएगा तो आपका लैंड का रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 मीटर का मीडियन में एक पियर के लिए आएगा, मतलब कम से कम मिनिमम। यस, जी। इससे ज़्यादा का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक स्टेशन में हो सकता है थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट्स बढ़े। जब आप अंडरग्राउंड का काम करते हो जी तो उस टाइम में आपको एंट्री स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट आएगी, इसकी स्टेशंस के लिए। स्टेशंस में एंट्री स्ट्रक्चर्स अंदर जाने के लिए। जी तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सेफर, कंफर्टेबल, अच्छा ये स्टेशंस की जो इंटर स्टेशन डिस्टेंसेस होते हैं जी नॉर्मली 1 to 1.25 किलोमीटर्स होते हैं। जी इस कंसेप्ट का पर्पस ये है कि आप किसी भी स्टेशन में उतरें, जी 500 मीटर का वॉक करें, आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए, जी फिर वो दूसरे स्टेशन से कवर हो जाएगा। जी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेट्रो पॉलिसी बनाई 2017 में, अगस्त 2017 में। उसमें इन्होंने डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बात किया, वायबल गैप फंडिंग के बारे में बात किया, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बारे में बात किया। एंड 2014 में सिर्फ 5 या 6 सिटीज़ में मेट्रो थी। आज हम जब बात करते हैं तो 1000 किलोमीटर का सेक्शन हो गया, जी कमीशन हो गया, जो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने
1-2 महीने पहले जो इनॉग्रेशन किया था जी उसमें ये न्यूज़ आइटम था कि 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर हो गया। आज के डेट में मेट्रो 23 सिटीज़ में 11 स्टेट्स में है, अवेलेबल है। 600 किलोमीटर का सैंक्शन है। प्लस आप जो 2047 का विज़न आप अगर देख जी। रहे हैं तो 5000 to 7000 किलोमीटर्स का मिनिमम मेट्रो का नेटवर्क आने वाला है और ये एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मेट्रो सिस्टम में क्या होता है, ये काफ़ी कॉस्ट इंटेंसिव होता है। जी अब ये जो कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इसको हमें डिफरेंट तरीके से इसके मॉडलिंग और इसके बेनिफिट कॉस्ट वगैरह के असेसमेंट करने चाहिए जो फाइनेंशियल मॉडल्स बनते हैं। जी इसमें मैंने कुछ नाम दिया है प्रोजेक्ट एप्रिसिएशन बेनिफिट। जी आप जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है तो लैंड यूज़ का काफ़ी मार्केट एप्रिशिएट करता है, जी तो फ्लोर एरिया रेशियो वगैरह को आप इन्हांस कर दें और गवर्नमेंट के साथ उस प्रॉफिट को शेयर करें। एनसीईआरटी ने किया था, यूपी जी। मेट्रो ने किया जी। था। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट एप्रिसिएशन बेनिफिट। जी देन प्रोजेक्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करें, प्रोजेक्ट एक्सप्लॉयटेशन बेनिफिट, जी तो उससे आप इसके कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देन थर्ड इज प्रोजेक्ट इम्पैक्ट बेनिफिट। जी अगर आप इस तरह के मेट्रो प्रोजेक्ट्स करते हैं तो कितने पैसेंजर्स, कितनी आम पब्लिक को कंफर्ट प्रोवाइड होती है। जी प्लस कार्बन इमिशन, इट जी। इज़, अगर आप अपनी गाड़ी से एक 4 व्हीलर ड्राइव करके जाते हैं और एक मेट्रो सिस्टम से आप ट्रेवल करते हैं तो जो कार्बन इमिशन है इट इज़ रफली 1/5 to 1/10 टाइम्स। जी सर। इट इज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स क्लीनर। तो इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए हमें और ये सब स्टडीज़ में इसके पार्ट होने चाहिए। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेट्रो पॉलिसी एक बनाई थी 2017 में, उसके बाद भी और भी बहुत सारे पॉलिसी गाइडलाइंस इशू हुए हैं और आने वाले टाइम में 2047 में इसका जो प्रारूप मैं देखता हूँ ये 5000 to 7000 किलोमीटर्स मिनिमम मेट्रो होंगे। ऑलरेडी अभी 600 प्लस किलोमीटर के सैंक्शन जी। अवेलेबल हैं। जैसे मैंने बताया कि आज के डेट में भी 11 स्टेट एंड 23 सिटीज़ में मेट्रो चल रही हैं। तो नाउ देयर इज़ ए लॉट ऑफ थ्रस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द मेट्रो प्रोजेक्ट्स। जब आप मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो एनसीईआरटी का जो आरआरटीएस है जी ये भी एक मेट्रो का एक अपग्रेडेड वर्जन है, बट इसमें ये सैटेलाइट टाउन से इसको कनेक्ट करते हैं। जी जैसे अगर आप मेट्रो को देखते हैं तो आप 1 to 1.5 और 1.25 किलोमीटर में स्टेशन बनाते हैं। इसमें जो सैटेलाइट टाउन्स होते हैं वो 8 किलोमीटर के करीब में होते हैं। इसकी जो स्पीड होती है ये एवरेज स्पीड 160 kmph के करीब होती है, मेट्रो से अधिक होती है। बट ये थोड़े वाइडर, मतलब बेसिकली लॉन्गर रूट्स के लिए होते हैं, सैटेलाइट टाउन्स को कनेक्ट करते हैं। फिर इससे अपग्रेडेड वर्जन होता है वो हाई स्पीड का होता है। उसमें स्टेशंस जो है टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। उसमें जो डिस्टेंसेस अवेलेबल होते हैं स्टेशंस के वो 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर टाइप से होते हैं। 100 किलोमीटर भी हो सकते हैं, जी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द सिटीज़। सो वी हैव गॉट द मेट्रो सिस्टम्स, we have got the RRTS, we have got the high-speed networks. These are all our environment-friendly, sustainable transport system. And आने वाले समय में आप you can see a lot of expansion program, whether it is metro, whether it is RRTS, whether it is RRTS को नमो भारत भी बोलते हैं, high-speed network. तो मेट्रो का भी आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होने। और इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जितने से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे जी कॉस्ट उतना कम होगा। और इस मामले में लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जी जैसे मैं एक बताता हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट की PSU वैसी PSC है, नवरत्ना कंपनी है, जी नवरत्ना कंपनी है। इसने प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया, BEL जिसको बोलते हैं। सी ये सब में काफ़ी कॉस्ट आता है और इसके जो AMC के कॉस्ट होते हैं जी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फॉरेन की कंपनी को पे करने से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो सकता। जी जब हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी तो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स मेट्रो सिस्टम्स में आ रहे हैं। जी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हैं, जी AFC गेट्स हैं, जी और भी बहुत सारे इंडिजिनस रेल्स हैं। जी तो ये सब आने से कॉस्ट भी कम होगा
और फिर हम सस्टेनेबल भी ज़्यादा होंगे। जी। तो 2047 मैं इतना बता सकता हूँ कि वी विल हैव अ नेटवर्क ऑफ more than 7,500 kilometers of metros. We will have a network of around 10,000 kilometer of high speed. मतलब भारत में कहने का मतलब कि रेल मोबिलिटी का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। होने वाला है जी। ये होने वाला है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमी जब ग्रोथ करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट आता है। बैंगलोर सिटी को ले लीजिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नहीं किया बट इकोनॉमी ग्रो कर गई। आज वो बैंगलोर सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी। जी। अब जाके मेट्रोज वगैरह बन रहे हैं। तो जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट भी आता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। जी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। और आने वाले समय में जो इस तरह के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो मैंने अभी आप मेट्रो सिस्टम हो, RRTS हो, हाई स्पीड हो, इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया में। जी। भारत में अगर लॉजिस्टिक्स के खर्च को कम करने की बात की जाए तो इसमें रेलवे की क्या भूमिका हो सकती है और रेलवे का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? इसमें देखिए रेलवे की बहुत ही अहम भूमिका होगी। जी। आप ऐसे समझिए कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर इंडिया को compete करना है जी। तो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जी। इसको कम करना पड़ेगा। जी। अब ये लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे कंट्री की जब हम बात करते हैं तो आज के डेट में रफली 15-16%। जी। इट हैज़ टू कम डाउन टू लेस देन 10%, 8%। जी। अब ये जो 8% अगर आपको इसको कम करना है तो उसके लिए मॉडल शेयर में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। अगर आम जनता को हम ये बताना चाहें कि मॉडल शेयर क्या होता है तो इसको मॉडल शेयर बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊंगा जी। कि अगर मान लीजिए 100 कोई ट्रैफिक है, जी। उसमें रेल से कितना जा रहा है, रोड से कितना जा रहा है, वाटर से कितना जा रहा है, एयर से कितना जा रहा है, तो जितने भी कार्गोज ये सब जो भी ट्रैफिक है वो सपोज करो कि आज के डेट में मॉडल शेयर रेलवे का 26% है। जी। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल 100 जो ट्रैफिक है उसका 26% रेल से जा रहा है। जी। 73 पॉइंट समथिंग रोड से जा रहा है। जी। बाकी कुछ वाटरवे एंड कुछ एयर से। मतलब काफ़ी कम परसेंटेज है बाकी। यस। बट रेलवेज के साथ में जो सबसे प्लस पॉइंट क्या है वो मैं बताना चाहूँगा जी। कि कॉस्ट वाइज इट इज़ 1/3। अगर आप 500 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस में किसी कार्गो को ट्रेवल कराते हैं तो सीधा तो कॉस्ट 1/3 होता है। जी। और जो सबसे बड़ा ब्यूटी इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है जी। वो है इट इज़ 1/10, मतलब बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट्स, मतलब इट इज़ 10 टाइम्स क्लीनर। पोल्यूशन कम। पॉल्यूशन बहुत कम है। इट इज़ ए ग्रीनर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जी। मॉडल शेयर जब हम इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस समय 88% था, तो काफ़ी अधिक था उस समय। काफ़ी अधिक था रेलवे का। जी। अब वो कम हो के 26% हो गया। गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज दिस। जी। और अभी जो फोकस है कि इसको हम 45% बाई 2047 तक इसको किसी तरह पहुँचाएं। जी। अब ये जो मॉडल शेयर है और ये जो लॉजिस्टिक की आप बात करते हैं, इंडिया का जो लॉजिस्टिक मार्केट है जी। आप अनुमान लगा सकते हैं कितने बिलियन डॉलर का है। इट इज़ अराउंड 250 बिलियन डॉलर्स। अच्छा। बाय 2030 जी। इट इज़ लाइकली टू बी 350 बिलियन डॉलर्स। मतलब काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक मतलब बेसिकली जो मार्केट है कंट्री का ये बहुत बड़ा है। जी। गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज़ किया, फिर इसने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई जी। जो मेरे ख्याल से अक्टूबर 2022 में जिसका नोटिफिकेशन हुआ। जी। कंट्री का जो लॉजिस्टिक इंडेक्स है, जी। एक पैरामीटर है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। अभी प्रेजेंटली ये इट इज़ रैंक 38 आउट ऑफ मे बी अराउंड 140 ऑड कंट्रीज। अब इनका टारगेट है कि बाय 2047 इट हैज़ टू बी लेस देन 10 और 5। अच्छा, मतलब एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट। यस, दिस इज़ अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। जी। इसके लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाया गया,
मॉडल शेयर को इम्प्रूव करना है, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, फिर जो बेसिकली जो ट्रैफिक है उसको अट्रैक्ट करना है। हाउ टू अट्रैक्ट फ्रॉम द रोड सेक्टर, रोड में एंड टू एंड फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग। रेल भी उस तरह की पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, कस्टमर फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, यूज़ ऑफ एआई। तो ये आने वाले टाइम में रेल में ट्रैफिक भी बढ़ेगा। जी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो मैंने अभी बताया, आने वाले टाइम में कितने सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनने वाले हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे इस तरह के कार्गो मूवमेंट्स में। जी उससे क्या होगा, आपका मॉडल शेयर इंप्रूव करेगा, कार्बन इमिशन कम होगा, कॉस्ट कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो टू द इकोनॉमी है जो 16% है, जिसका टारगेट 8% करने का है, तो ये सब तरह की चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। और जो रेल ट्रांसपोर्ट है इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे फोकस एरियाज हैं। जी उस फोकस एरियाज में क्या क्या है, 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन विच वी आर अचीविंग, नेट कार्बन इमिशन 0 by 2030। जी जब आप 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका ट्रैक्शन कॉस्ट भी हाफ हो जाता है, अच्छा जो जी। कि एक अच्छा खासा चंक है इसके एक्सपेंडिचर का। जी तो वो दैट इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। यूनी गेज ट्रांसशिपमेंट के कॉस्ट खत्म हो जाते हैं, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। पहले बहुत सारे ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स थे, आज के डेट में मीटर गेज के ट्रैक्स जो ऑपरेशनल है बहुत ही कम बचे हैं, नहीं के बराबर बचे हैं। देन कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड एरिया फॉर यहाँ पे ट्रेन नहीं है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर सोशल ग्रोथ। जी तो इस तरह के जो लाइंस हैं उनको जो कंस्ट्रक्ट करना, इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस है टू कनेक्ट द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जी जैसे आरवीएनएल कर्णप्रयाग टू ऋषिकेश बना रहा है, जी जम्मू कश्मीर को पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क से जो जोड़ा गया है, जी ये सब एक बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रीज ओवरऑल growth, which is from the perspective of social requirements, economic requirements, upliftment और developmental requirements। तो ये जो कनेक्टिंग अनकनेक्टेड एरियाज है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्पेशली, तो ये सबसे भी आपके कंट्री का जो इकोनॉमी इम्प्रूव करेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो मैंने बात की वो इम्प्रूव करेगा। जी मॉडल शेयर मैंने ऑलरेडी बताया कि कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करके हम रेलवेज पे क्यों थ्रस्ट देना चाहिए, क्योंकि इट इज़ 1/3, इट इज़ चीपर, 3 times चीपर, 10 times क्लीनर। और इस ऑब्जेक्टिव से ये लॉजिस्टिक पॉलिसी भी बनाया गया है, स्टील पॉलिसी भी बनाया गया है, सो दैट ग्रीन स्टील वगैरह के कंसेप्ट भी हैं। जो कंट्री में एक पॉजिटिव वाइब्स है, वाइब्रेशन है। और आने वाले समय में हमें इतना बता सकता हूँ कि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होंगे, लॉजिस्टिक मार्केट तो इम्प्रूव कर ही रहा है, और मॉडल शेयर भी इम्प्रूव करेगा, जो कि मैंने आपको बताया ऑप्टिमिस्टिक टारगेट 45% to 50% बाय 2047, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव से बेसिकली हम 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस बनाएंगे। जी अमृत काल में ऑलरेडी हम चले गए, तो एक बड़ा माइलस्टोन क्रिएट करेगा क्रिएट करेगा जी। और इंडियन रेलवे ये लॉजिस्टिक मार्केट में लॉजिस्टिक कॉस्ट इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और उसके हिसाब से लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई, फिर मैंने बताया नेशनल रेल प्लान बनाया गया, पीएम गति शक्ति प्लान बनाया गया। तो आने वाला समय जो है, मैं इतना बता सकता हूँ कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कायाकल्प होने वाला है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने वाला है, जी मॉडल शेयर इंक्रीज करने वाला है। सर अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि रेल इंफ्रा में पीपीपी मॉडल का अभी तक क्या रोल रहा है? अगर हम देखें तो यह मॉडल अभी तक सफल नहीं रहा है, तो इसकी असफलता के पीछे क्या कारण रहे हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, बट अगर आपने पूछा तो मैं इसका जवाब अच्छे से दूंगा। जी इसमें जो हमारी जो पॉलिसी है जी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जो बनाई गई थी, जी सबसे पहले ये पॉलिसी 2008 में बनाई गई। जी इस पॉलिसी का नाम था R3I। जी उसके बाद इस पॉलिसी को लोगों ने रिवाइज़ किया 2010 में, फिर ये पॉलिसी रिवाइज हुई 2011 में, फिर दिसंबर 2012 में ये फाइनल
एक पॉलिसी बनी पार्टिसिपेटिव मॉडल, जिसमें 6-7 मॉडल्स थे पीपीपी मॉडल्स के। आज उस पॉलिसी को 13 साल हो गए और अभी तक उस पॉलिसी में कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशंस नहीं हुए, कोई बदलाव नहीं हुआ। और अगर इस पॉलिसीज़ को, इस तरह की पॉलिसीज़ में अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं जी तो फिर ये प्राइवेट पार्टीज कैसे अट्रैक्ट होंगी। जी मैं एक फिकी के इंटरव्यू में, लाइव शो में गया था, पैनल डिस्कशन में गया था, तो उसमें रेलवे बोर्ड के जो एडिशनल मेंबर प्लानिंग थे जी उन्होंने बताया कि हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते हैं, जो कि 80-90% काम हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं। अभी एक एनडीटीवी में एक इंटरव्यू आ रहा था, उसमें हमारे एमडी एनसीआरटीसी जो पहले थे, विनय कुमार सिंह जी, हाँ, उन्होंने बताया कि हम जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक प्राइवेट कंपनी को दी है, दीज आर नॉट द पीपीपी मॉडल्स। पीपीपी मॉडल ये होता है जिसमें आप ओनरशिप भी देते हो, मतलब ओनर भी वो ये का शेयर होगा। यस, ये इट इज़ अ डेडली कम्बिनेशन ऑफ efficiency of a private sector जी and authority of a public sector। जी आरबीएनएल इसमें पायनियर रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1300 करोड़ की इक्विटी के साथ में जी आरबीएनएल ने 5 एसपीवी कमीशन किए, जिसका टोटल लेंथ होगा 14,000 किलोमीटर्स, 1400 किलोमीटर्स। And without a single paise investment, Government of India and Ministry of Railways got a revenue of 1 lakh, maybe 20,000 crores। जी ये एक अपने आप में एक परफेक्ट मॉडल है। और somehow अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा कि ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाया, जी तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमने प्राइवेट पार्टीज को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज में अमेंडमेंट नहीं किए। जी प्लस गवर्नमेंट में क्या होता है ना, एक, अब मैं रिटायर कर गया हूँ तो मैं अब थोड़ा बोल सकता हूँ, जी ब्यूरोक्रेसी काफ़ी अफेक्ट करती है। एवरीबडी वांट्स टू प्ले सेफ। सी पीपीपी मॉडल्स में आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या प्लस है क्या माइनस है। तो प्लस क्या है? बेटर वैल्यू फॉर मनी। जी प्राइवेट पार्टीज के फाइनेंस, जे पुट मनी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्राइवेट पार्टी। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, इट इज स्लाइटली लेंदी। जी देन व्हेन यू बेसिकली इन्फ्यूज प्राइवेट पार्टीज एंड जो पीपीपी मॉडल्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें इट इज स्लाइटली कॉस्टलियर। जी जब हम कैपेक्स की बात करते हैं कि 58,000 2014 में था, हम 3 लाख करोड़ अभी 25-26 में टच कर सकते हैं वाइज एस्टिमेट के टाइम पे। तो 2047 में सारा काम हम कैपेक्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं, हमें पीपीपी मॉडल चाहिए होगा। पीपीपी मॉडल चाहिए होगा। जी और पीपीपी मॉडल तभी सक्सेस होगा जब मैं उसको ओनरशिप दूंगा, प्राइवेट पार्टीज को ओनरशिप दूंगा। मैंने एक एग्जांपल 2-3 फोरम में भी बताया था कि एक बार मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, जी गाड़ी ख़राब हो गई तो मैंने ओला हायर किया। जी एंड कंडीशन गाड़ी की ठीक नहीं थी, लेकिन मैं सोचा कि घर जा रहा हूँ, घर से उतर जाऊँगा। जी उतर गया, बट व्हाट आई रियलाइज इज कि आई वॉज नॉट हैविंग द ओनरशिप, सो आई वॉज नॉट बॉदर्ड। माई एम वॉज कि मैं जाऊँ, घर में जाऊँ, उतर जाऊँ। तो प्राइवेट पार्टीज़ को आपको ओनरशिप देना पड़ेगा, उनको कंफर्टेबल करना होगा। आपने पहले क्वेश्चन में भी टीम वर्क की बात करी, जी तो अब ये टीम वर्क होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर की, पीएसयूज़ की, गवर्नमेंट की, सबकी टीम होनी चाहिए, और वो टीम वर्क के साथ आप काम कर सकते हैं। आज की डेट में आप केवल अथॉरिटी के साथ में, इंस्ट्रक्शन के साथ में हंटर लगा के आप काम नहीं करा सकते। आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है, और ये टीम की ये सब मेंबर्स होंगे। जी और अनटिल अनलेस अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को कम करेंगे, ये पीपीपी मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जी बट आने वाले टाइम में इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। जी सारे काम कैपेक्स से नहीं हो सकते हैं। अब मैं बताऊंगा 2025 फरवरी, जी ये हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने
जो बजट पेश किया था जी उसमें उन्होंने एक पैरा पीपीपी मॉडल पे बताया था। जी उसने टारगेट दिया था कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं जी वो नेक्स्ट 3 इयर्स के जी जो प्रोजेक्ट्स पीपीपी मॉडल्स के होंगे पाइपलाइन में, जी सारे प्रोजेक्ट्स को वो उसके रिपोर्ट बनाए, इट शुड बी सबमिटेड। उन्होंने एक स्टेटमेंट बजट स्पीच में, उनका जो रिटन डॉक्यूमेंट जो पब्लिश हुआ था बजट डॉक्यूमेंट में, जी इट इज़ देयर। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था कि पार्लियामेंट्री पैनल दे आर ऑल्सो पुशिंग फॉर पीपीपी मॉडल्स। पीपीपी मॉडल इज़ द रिक्वायरमेंट। तो आपके जो क्वेश्चन थे मैं उसको समराइज करूंगा। जी प्लीज। ये पीपीपी मॉडल इज़ द रिक्वायरमेंट, आने वाले टाइम में इसका यूज़ होना है। पॉलिसीज़ को मोर अट्रैक्टिव बनाना है, ब्यूरोक्रेसी को कम करना है। जी और एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी एक एसपीवीज जो पीपीपी मॉडल में जो आरबीएल ने बनाई थी, जी उसमें एक जीएसटी का केस आया। जी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे डिसाइडेड कि जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जी वी रिप्रेजेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जी हम लोगों ने सारे एसपीवीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाया। वी मेड रिप्रेजेंटेशन टू द मिनिस्ट्री। अल्टीमेटली वी हैड टू गो टू द कोर्ट। अच्छा एंड कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया, फिर जीएसटी काउंसिल ने उसको रिव्यू किया, उसके बाद फिर उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया कि नो, दीज आर एग्जेम्प्टेड। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने तो ये भी डायरेक्टिव इशू कर दिया कि ये आपका जीएसटी उसमें इंक्लूडेड है, आप इनवाइस उसी हिसाब से आप जनरेट करो। जी अब ये तो आप पीपीपी मॉडल को किल करना चाहते हो। मतलब आपको इंसेंटिव्स देना पड़ेगा। नहीं, आप न्यूट्रल रहो। जी You don't treat them as contractor, you don't treat them as your subordinate, they are part of your team। तभी कंट्री आगे बढ़ सकता है। जी ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर सबका जो विजन है, वो विजन बहुत क्लियर है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू क्रिएट मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जी द कंट्री की इकोनॉमी को हमें ग्रो कराना है। जैसे भी हमें ये सब चीज़ें अच्छी करनी है, कंट्री को वर्ल्ड क्लास बनाना है, जो आपने बताया, जी जो इकोनॉमी की मैं बात किया, जो कॉस्ट की बात की, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब हम इस पॉलिसीज़ में फर्दर थ्रस्ट डालेंगे, नंबर 1। जी नंबर 2, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा कम करेंगे। और ये पीपीपी मॉडल इज़ द नीड ऑफ द आवर। और आने वाले टाइम में आपको देखेंगे कि आप बहुत सारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पीपीपी मॉडल्स दूसरे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, रेलवे सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं, जी। बट टिपिकल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में थोड़े कम है, जो कि ज़्यादा होने की ज़रूरत है। मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा कि इंफ्रा और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सी बातें आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने ऑलरेडी काम किया है, काफ़ी कुछ किया है, और अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी की आप बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी मैं पिछले कुछ सवालों में दोनों के एस्पेक्ट्स कवर किए, जी और जहाँ तक कुछ बातें साझा करने की बात है तो मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। जी आज हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है 3.3 ट्रिलियंस की है। जी अब 2047 में इसका क्या प्रारूप होगा, अगर आप इस पे दिमाग लगाएं, सोचें, तो इसमें 3 फैक्टर्स काम आ रहे हैं। पहला फैक्टर होता है जो जीडीपी का ग्रोथ है। जी दूसरा आता है इन्फ्लेशन, जी और इसमें माइनस करना पड़ता है आपको डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीस विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर। जी कंट्री की ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात जी। करते हैं, तो 7%, 8% का हम टारगेट बना के चल रहे हैं। 2016 से इन्फ्लेशन मोर और लेस इट इज़ 5%। जी अभी न्यूज़पेपर में कुछ दिनों पहले आया था कि ये करीब 4% हो गया। जो डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ विथ रिस्पेक्ट टू द डॉलर है, आप इसको मान के चलिए 3%। जी तो एक रूल है, रूल ऑफ 70। जी अगर आप मान लीजिए जीडीपी का ग्रोथ 8% मानते हैं,
7% मानते हैं, इन्फ्लेशन को 5% मानते हैं, 7 + 5 12, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर 3 मानते हैं, तो 7 + 5 12 -3 9। तो रूल ऑफ 70 कहता है 70/9 इतने टाइम्स ये डबल होगा आपकी इकोनॉमी। तो आप समझ सकते हैं कितना आया, 7 + 5 12 -3 9, सो अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स। जी ये अभी एक 25 साल का ब्लॉक चल रहा है, तो जिसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव से विकसित भारत का जो काल है, जी जो पीरियड है, जिसको हम राइजिंग भारत पीरियड पढ़ते हैं, ये 25 साल में ये 3 टाइम्स हो गया, तो 2 × 2 × 2, जी सो 3.3 का 8 टाइम्स करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 27 ट्रिलियन हो गया। जी अगर इसी पैरामीटर को आप चेंज कर देते हैं जी कि आप समझते हैं कि 8% का जीडीपी होगा और जो डिप्रिसिएशन है वो आप मान लीजिए 0.5% होगा, क्योंकि ऐसा पास्ट में हुआ था, चाइना के साथ में हुआ था, जापान के साथ में हुआ था, देन इन दैट केस दैट पर्टिकुलर 25-year ब्लॉक विल हैव 16 टाइम्स। जी सो एक डॉक्टर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन है जो अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जी पहले एडवाइज़र भी थे, जी उनकी एक बुक है, उस बुक में उन्होंने फोरकास्ट किया 53 ट्रिलियन भी हो सकता है, जी और उन्होंने इस कैलकुलेशन का रेफरेंस दिया है। जी बट आप स्टडीज़ पे जाइए, EY ने एक स्टडी किया, जी उसने बोला 27 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा कंट्री का 2047 में। जी गोल्ड्समैन सच ने भी एक स्टडी किया, जी उसने बताया कि जो इकोनॉमी होगी जी वो 50 ट्रिलियन होगी 2075 में। अभी कुछ एक महीने पहले एक पेपर आया था, एक और कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी, जी उसने स्टडी करके बताया 23 to 33 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमी होगी। जी आप सिमिलर सिचुएशन में ये जो 25 ईयर का जो ब्लॉक है, आज़ादी का अमृत काल जो बोलते हैं, अमृत काल बोलते हैं, अकाम जो बोलते हैं, ऐसे लेके जो जी विकसित भारत है, जापान का आप एग्जाम्पल लीजिए 1972 to 1995, जी आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जो उनकी जो इकोनॉमी थी, इट वाज रफली $270 मिलियन, जी 270 बिलियन डॉलर्स, जी और 1995 में इट बिकेम 5.5 ट्रिलियंस। काफ़ी मैसिव जंप हुआ, इट जी। वाज 25 टाइम्स। जी वो जो 25 टाइम्स जंप हुआ, आप बोलेंगे कि आज बहुत जगह पे वार हो रही जी। है, उस समय भी वियतनाम वार चल रहा था, उस समय भी इन्फ्लेशन पीक पे था, उस समय भी जो है आपके वाइल का एक क्राइसिस था, जी बट दैट पर्टिकुलर कंट्री ग्रीव बाय 25 टाइम्स। जी अब चाइना का एग्जाम्पल लीजिए, 1995 to 2020, जस्ट बिफोर कोविड, 25 ईयर्स में देयर इकोनॉमी ग्रीव बाय 22 टाइम्स। जी हम भी ग्रो कर सकते हैं, हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और आने वाले समय में जो ये राइजिंग भारत पीरियड है, हमारे कंट्री का इकोनॉमी कितना ग्रो कर सकता है। हम आज 1600 मिलियन टन्स की लोडिंग करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि 2030 में हम लोग 3000 मिलियन टन्स लोडिंग करेंगे, जी 2047 में 10,000 मिलियन टन्स की लोडिंग करेंगे, तो उससे मॉडल शेयर भी इंक्रीज करेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में स्ट्रेस दे रहे हैं, आने वाले टाइम में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स होंगे, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और जो इकोनॉमी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लिंक्ड है। और एक जो ये राइजिंग भारत का जो पीरियड है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी बोलते रहते हैं यही समय है, सही समय है, जी सर, और वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। देयर इज अ डायरेक्शन फॉर क्रिएशन ऑफ मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जी एंड जो इकोनॉमी की बात करते हैं, प्रॉब्ली मैंने कुछ एग्जांपल्स देके अपने तथ्य को कहना चाहा, जी हो सकता है ये अचीव ना भी हो, लेकिन पूरा वर्ल्ड आज इंडिया के ऊपर नज़र लगाए हुए, सारों का इंटरेस्ट हमारे कंट्री के ऊपर है। आप इनोवेशन इंडेक्स की बात करिए, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, जी ये इम्प्रूव करके 37-38 आ गया, जी पहले 80s में था। मे बी बाय 2047 इट विल बी लेस देन 10।
जी तो जो वर्ल्ड मार्केट है, दे वांट टू एंटर इनटू इंडिया थ्रू इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रा क्रिएशन, देन इन्वेस्टमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी और कंट्री की अर्थव्यवस्था भी इम्प्रूव करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करेगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव कर रहा है, तो लाइफ भी में भी काफ़ी ईजी रहेगा। और कंट्री जो है आज 3.3 ट्रिलियन का है, वी आर आइंग फॉर नॉट लेस देन 25 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। लॉजिस्टिक कॉस्ट should be less than 10%, 8%. Models here should be around 45%. The logistic policy is in place, steel policy is in place, the National Rail Plan is there, PM Gati Shakti Plan is there. So there are so many initiatives for creation of more and more infrastructures, number one, and to improve the country's economy. जी Thank you very much. भारत में ट्रेनों की रफ्तार एक ऐसा विषय है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। ट्रेनों की रफ्तार के बारे में अगर हम बात करें और अगर ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बात करें तो इस दिशा में सरकार क्या काम? पहले मैं हाई स्पीड के डेफिनेशन पे जाता हूँ। जी कोई भी नया कंस्ट्रक्शन जो होता है, जी अगर वो 250 kmph प्लस से डिज़ाइन होता है जी तो उसको हाई स्पीड बोलते हैं। जी एग्जिस्टिंग नेटवर्क को जब हम अपग्रेड करते हैं और ये 200 प्लस का होता है तो उसको हाई स्पीड बोलते हैं। जी हाई स्पीड ट्रेन के दो रिक्वायरमेंट हैं। जी एक रिक्वायरमेंट ये है, और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट ये दो बड़े फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला रिक्वायरमेंट है कि ये जो कैरेज वे है, जो पीवे है, वो फेंस्ड होना चाहिए। जी कोई भी बाहर का कोई जानवर, कोई उस पर्टिकुलर कॉरिडोर में इंटर ना कर सके, इट हैज़ टू बी फेंस्ड। जी दूसरी जो रिक्वायरमेंट जो हाई स्पीड के लिए है वो है कि मिक्स ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। जी ऐसा हमारे सिस्टम में नहीं हो सकता है कि गुड्स ट्रेन 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, मैक्सिमम 100 किलोमीटर के स्पीड से चले और उसी ट्रैक पे, उसी कॉरिडोर पे आप 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन को चलाएं। जी आज हमारा जो देश है भारत, ये पूरे वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है इसका, रेलवे का। ये नेटवर्क 69,000 रूट किलोमीटर का है और पहला अमेरिका आता है, जी 1,50,000 का आता है। जी चाइना आता है जो इसका 1,25,000 रूट किलोमीटर होगा। जी फिर थर्ड में यूएसएसआर आता है जिसका करीब 86 to 90,000 रूट किलोमीटर होगा। जी सिंगल मैनेजमेंट में ये इंडियन रेलवे का सिस्टम है। और इस कंट्री का अगर आप पास्ट देखेंगे जी तो 1951 में ये 73 मिलियन टन्स का ट्रैफिक लोड करता था, ट्रांसपोर्ट करता था। जी 2014 में करीब ये अराउंड मे बी 1100 मिलियन टन्स, जी 73 मिलियन टन से 1100 मिलियन टन्स, अभी ये 1600 मिलियन टन्स करता है। अब इसका जो आगे का जो प्लान है, 2030 में 3000 मिलियन टन्स, 2047 में 10,000 मिलियन टन्स। आपका जो बेसिक क्वेश्चन था कि स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, जी तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमारी कंट्री के लिए सेपरेट कॉरिडोर गुड्स ट्रैफिक के लिए, जैसे जिसको DFC का जैसे डीएफसी का है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जब आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं जी तो अभी 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स रफली 2900 किलोमीटर का कमीशन हो चुका है। जी अब फ्यूचर कॉरिडोर्स की अगर आप बात करते हैं जी तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का फ्रॉम खड़गपुर टू विजयवाड़ा, जी फिर आपका ईस्ट टू वेस्ट कंप्लीट, जी वो करीब 2,500 किलोमीटर का होगा। फिर देन इटारसी टू चेन्नई एंड देन इटारसी टू पलवल, ये भी करीब 2,500 प्लस किलोमीटर का होगा। जी फिर सोननगर से दानकुनी, ये सबको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 6,000 किलोमीटर का आपका डीएफसी का फ्यूचर प्लान जो कि अवेलेबल है। मतलब आप यू कैन नाउ
foresee that these corridors are going to be implemented. जी ये 2030 में तो नहीं हो सकता, बट 2047 में आई कैन फोरसी कि करीब 10,000 रूट किलोमीटर्स के सेपरेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कंट्री में अवेलेबल होंगे. जी इससे हमारा एक ये सेग्रीगेशन होगा पैसेंजर ट्रैफिक जी फ्रॉम द गुड्स ट्रैफिक. जी अब जब आप कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रैफिक बेसिकली आपको स्पीड बढ़ाना है जी तो जो बॉटल नेक्स हैं उसको आपको कम करने पड़ेंगे. जी अब ये जो बॉटल नेक्स हैं, आप आज के डेट में जो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं एंड 4 साइड्स इन द 2 डायगोनल्स, जी चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ट्रैफिक है ये पैसेंजर एंड गुड्स इट इज़ रफली अराउंड 56 to 60% एंड इट इज़ टोटल नेटवर्क का होगा 16 to 18%. जी तो देर इज़ ए basically urgent need of capacity augmentation in the Indian Railway network system. जब तक ये कैपेसिटी ऑगमेंटेशन नहीं होगा, मतलब कैपेसिटी बढ़ाने की. हाँ यस, डबल लाइन मल्टी ट्रैकिंग बोलते हैं इसको, जी जब तक डबल लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन इस तरह के काम आप नहीं करेंगे, फिर जैसे रेल ओवर रेल का मैंने एग्जाम्पल दिया था जी। पहले, उस तरह की यार्ड को डिकंजेस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये आप ओवरऑल स्पीड नहीं इंक्रीज कर सकते. इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे नेशनल रेल प्लान है, जी इसमें 2047 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का रिक्वायरमेंट होगा, दोज इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इन प्लेस बाय 2030. ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है. यू कैन इमेजिन कि कैपेसिटी ऑगमेंटेशन और मल्टी ट्रैकिंग कितने होनी है अभी नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स जी। में. देन पीएम गति शक्ति प्लान. पहले क्या था कि हर मिनिस्ट्री अपने साइलोज में काम किया करती थी, जी तो इन्होंने एक गति शक्ति मास्टर प्लान बनाया. जी अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में गति शक्ति डायरेक्टरेट है, गति शक्ति विश्वविद्यालय है, जी गति शक्ति यूनिट्स हैं, फील्ड यूनिट्स हैं. और उसका सिंपल आइडिया यही है कि प्रोजेक्ट्स को हम कैसे फास्टर वे में एग्जीक्यूट करें. जी सर। पहले आप ऐसे देखिए कि 2014 में जो जी। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होता था जी वो करीब 4.5 किलोमीटर पर डे के हिसाब से होता था. 2024 में ये 14 किलोमीटर हो गया. इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम टोटल जो जी किलोमीटर है ये करीब आपका 5,300 5,400 किलोमीटर हो गया. एक स्विट्जरलैंड जो है उसका टोटल ट्रैक लेंथ कितना है? 5,300 5,400. जी मतलब आज के डेट में भी इस कंट्री में एक पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड ऐड हो रहा है कंट्री में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन जी। में. यहाँ का पैसेंजर वॉल्यूम बहुत है. ये कंट्री में आप तो पता ही है पॉपुलेशन जी 140 करोड़, और हर दिन जो पैसेंजर्स का जो मूवमेंट होता है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2.5 करोड़. जब आप 2.5 करोड़ की बात करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. जी मतलब आप हर दिन एक ऑस्ट्रेलिया को मूव करते हैं, हर साल एक स्विट्जरलैंड क्रिएट करते हैं. बट हमारे डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और हम स्पीड को तभी इंक्रीज कर पाएंगे जब हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाएंगे, जब हम कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करेंगे. और ऑलरेडी एक फाउंडेशन ले किया जा चुका है बिटवीन 2014 to 2024. ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय रेल मंत्री, इनका जो विज़न है ये बहुत बड़ा है रेलवेज़ के लिए. जी आप देखेंगे कि रेलवेज़ लास्ट 10-11 ईयर्स में भयंकर बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ही बड़े बड़े प्लान हैं. और पैसेंजर अम्यूनिटी से लेके आप कुछ भी देख लें, कंफर्ट, राइड, सेफ्टी, एवरीथिंग इज़ मूविंग फॉरवर्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन. जी और स्पीड एंड पंक्चुअलिटी इज़ वन ऑफ द एरियाज, थ्रस्ट एरियाज. और ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट तभी हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, इनोवेशन को यूज़ करेंगे. अब जैसे मैं बताता हूँ, इन्होंने एक बड़ा सिंपल सा चीज़ लाया इस गवर्नमेंट में, जी वाइडर स्लीपर, कॉन्क्रीट वाइडर स्लीपर. जी
उससे क्या हुआ कि ट्रैक स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आ गई, जी कंफर्ट लेवल बढ़ गया, सेफ्टी पैरामीटर्स इंप्रूव कर गए। जब आप मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस कर गया, तो इस तरह की बहुत सारी एआई को यूज़ करके बहुत सारे ये लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को इन्हांस कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैं इतना बता सकता हूँ, बाय 2047 एटलीस्ट 50% या तो सेमी हाई स्पीड रूट्स अवेलेबल होंगे, या स्पीड पोटेंशियल हर सेक्शन का इंक्रीज कर जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स 10,000 किलोमीटर्स के होंगे, हाइपर लूप्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी चल रही हैं। और आने वाला जो दिन होगा इंडियन रेलवेज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए बहुत ही सुनहरा दिन होगा। अगर मैं एक सवाल इससे पूछूं इस पर कि जैसे रेलवे में काफ़ी कुछ नया आ रहा है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक अच्छा अमाउंट जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट कैपेक्स पे लग रहा है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज नए लोगों के लिए, जो यंग पॉपुलेशन है, जो हमारा यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है खास करके, या जो अभी कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली? देखिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्ट होती हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इनडायरेक्ट होती हैं। जी हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि 1951 में हमारा जो कैपेक्स होता था 150 करोड़ के करीब था। जी हो सकता है कुछ प्लस माइनस फिगर्स हो। जी 2014 में ये 58,000 करोड़ था। जी 2024 में ये 2.62 लाख करोड़ था, जो कि 3 लाख करोड़ भी हो सकता है 25-26 में। कैपेक्स पे काफ़ी थ्रस्ट है। जी जब आप इस वॉल्यूम में आप काम करते हैं, इस वॉल्यूम में आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जी तो ये सारे के सारे चेन से लिंक्ड हैं, जी जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम होता है उस एरिया में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होते हैं। जी आप नीचे लेवल से लेके, सेमी स्किल्ड से लेके, अनस्किल्ड से लेके, स्किल्ड लेवल से लेके, आप देखिएगा हर जगह पे आप एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है। और जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, देखिए ये इंडिया जो इकोनॉमी है जी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। जी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होनी चाहिए, जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होता है तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो करती है। जी उसमें ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है, कंट्री की इकोनॉमी भी है। जी और मेरा अपना मानना है कि जब आप इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, मैं तो सिर्फ रेल सेक्टर का बात किया, जी कैपेक्स में 10 लाख करोड़ का कैपेक्स था लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जी इंक्लूडिंग रोड सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स। तो इससे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और लोग इससे बहुत सेटिस्फाइड हैं। और इस तरह का जब कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होता है, ट्रेन के सफ़र बड़े अच्छे होते हैं, सेफ होते हैं, टाइम कम लगता है, कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है, पैसेंजर अम्यूनिटीज़ बेहतर होती है, स्टेशन इंप्रूवमेंट्स होते हैं, तो पैसेंजर्स का भी कंफर्ट लेवल बढ़ता है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ also a kind of benefit which we get out of this infrastructure creation. तो आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें आशा है कि आप लोगों को भी हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और आप हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और सर को भी, सर लिंक्डइन पे हैं, तो जो भी लोग लिंक्डइन से जुड़े हुए हैं वो सर को फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।